हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो वेलकम टू कोड गेरेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन पैटर्न में। काफ़ी समय बाद हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी मैं बिजी हो गया था एक्चुअली, तो इसीलिए मैंने सोचा नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और फिर इसके आगे हम लोग जो छूट चुका है कोर जावा और डाटा स्ट्रक्चर में, वो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी छोटा भी टॉपिक रहता है, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट कर देंगे जल्दी से। ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न, वैसे डिज़ाइन पैटर्न कितने प्रकार का होता है, डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। तो डिज़ाइन पैटर्न अगर देखा जाए तो ये एक प्रूवन सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम या किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई, अब सिंगलटन पैटर्न एक जैसे कि होता है। अब वैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप अगर देखा जाए तो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न होता है ना, और बिहेवियरल होता है, और इसके बाद में होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरी में डिज़ाइन पैटर्न को बांटा गया है। अब डिज़ाइन पैटर्न हमारा क्या होता है, नंबर एक तो ये कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि जावा के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो जावा में ही यूज होगा, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बस सिंटैक्स आपका, कोडिंग सिंटैक्स आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें इसमें बहुत सारे होते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी टाइप्स, जो हर कैटेगरी में जो भी हमारे पास में डिज़ाइन पैटर्न है, वो सारे हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। एक साथ में याद करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। अब जैसे क्रिएशनल हम पहले स्टार्ट करेंगे, तो क्रिएशनल में जो भी आता जाएगा, जैसे कि हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हो गया, इसके बाद में फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हो गया, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते जाएंगे और आपको वहाँ पे याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक एक करके एक साथ सारे याद करोगे तो कोई भूल जाओगे। ठीक है। तो ये है। इससे और क्या फ़ायदा होता है, हमारा कोडिंग जो क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है, मेंटेनेबल रहता है। ठीक है। और रीयूजेबल भी हो जाता है। रीयूजेबल मतलब कैसे कि अगर कोई भी एक आपने, जैसे कि मान लो कनेक्शन बनाना था आपको, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन बनाना था, तो आपको डेटाबेस कनेक्शन एक बार एक ही अगर आपको चाहिए कनेक्शन, तो आपको क्या करना है, अगर बार बार कोड वही एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो पर्टिकुलर कोड है हर जगह, पहली बार तो आपको डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मान लो एक क्लास ए थी, ठीक है, क्लास ए थी, क्लास बी थी और क्लास सी, ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग है, पैकेज भी कह सकते हो, अलग अलग पैकेज के अंदर ये क्लासेस हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी कनेक्शन जरूरत है, यहाँ पे भी कनेक्शन जरूरत है और यहाँ पे भी कनेक्शन जरूरत है। अगर अब ये जो यहाँ पे जो जरूरत है, यहाँ पे भी आपको कनेक्शन का कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखोगे कोई मतलब नहीं बनता। तो आपने एक अलग क्लास बना ली जिसमें कनेक्शन को गेट करने का कोड लिख लिया। मान लो जेडीबीसी में जो हम कनेक्शन गेट करते हैं, ठीक है, तो कोई क्लास आपने बना ली कनेक्शन करके, नाम है ना, ऐसे करके बना लिया क्लास। इसके बाद में यहाँ पे आपने कोड लिख दिया, इस क्लास को कहीं पे हर जगह जहाँ पे जरूरत पड़ी यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे जो मेथड होगा, कनेक्शन जो रिटर्न कर रहा होगा, है ना, यहाँ पे कनेक्शन ये टाइप है, ये रिटर्न कर रहा होगा, और यहाँ पे कोई मेथड होगा गेट कनेक्शन या कॉन करके, कुछ भी मेथड मान लो आपने बना दिया होगा। ठीक है। इस प्रकार से इस मेथड को आपको कॉल करना होगा। ठीक है। और यहाँ से आपने यहाँ से यूज कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो। बट ये क्लास को एक बार तो एग्जीक्यूट हो नहीं रही है, बार बार एग्जीक्यूट होगी, हर रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट होगी। तो क्या आप हर बार कनेक्शन लेने जाओगे वहां से डेटाबेस का, है ना, क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे एक आप ऐसा तरीका अपना सकते हो कि यहाँ पे जो कनेक्शन बना रहे हैं हम लोग, कॉल तो ये बार बार होगा, ठीक है, गेट कनेक्शन मेथड बार बार कॉल होगा, बट हम इसको मेथड को कॉल को स्टॉप करने की बजाय अब यहाँ से भी मान लो आप कुछ कर सकते हो कि अगर एक बार रिक्वेस्ट, पहली रिक्वेस्ट आई तो वहाँ पे यूज करो, दोबारा रिक्वेस्ट आती है तो उसको यूज करो। इससे अच्छा है, ऐसा कोड फिर हर जगह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे कंडीशन लगाने की बजाय आप यहीं पे लगा लो और ज़्यादा इजी रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी ये कनेक्शन क्लास ऐसी क्लास बनानी है जो कि केवल एक ही और इंस्टेंस, एक ही ऑब्जेक्ट जो है अलाउ करे क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मान लो ऑब्जेक्ट जब हमारा क्रिएट होता है, मान लो ये हमारा कोई मेमोरी एरिया था, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वहाँ पे ये एक तरीके से स्पेस, उसका स्पेस क्रिएट हो जाता है।
अब उस स्पेस में जो भी उसके प्रॉपर्टीज हैं, जो भी है वो डेटा मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स मतलब डेटा, बिना डेटा मेंबर्स कोई यूज ही नहीं है। मान लो यहाँ पे डेटा मेंबर्स होगा, किस टाइप का होगा, कनेक्शन टाइप। ये मान लो ये क्या रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन टाइप का कोई होगा एक डेटा मेंबर। या हम ये कह सकते हैं कि हमें दूसरी बात ये है कि हम इसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्लास हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें ऑब्जेक्ट बना करके इसको यूज करें। तो हम इसको स्टैटिक बना देंगे, जिससे कि ऑब्जेक्ट बनाने की जगह पे हम क्लास का नेम यूज करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमारा टाइप का एक वेरिएबल होगा, तो वहाँ पे ये असाइन किया होगा, वही हम वेरिएबल यहाँ पे रिटर्न करवाते रहेंगे, ठीक है। तो डेटा मेंबर वही एक बन जाएगा। यहाँ पे किस टाइप का होगा, कनेक्शन टाइप का होगा, मान लो, है ना, इंस्टेंस। इसी का इंस्टेंस आपको चाहिए, और इसमें कैसे करना वो आगे चीजें बताएंगे, ठीक है। हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप का। तो अब पहली बार ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा फिर अगर ये बनेगा तो दूसरा स्पेस ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर वहाँ पे अब ये जो वेरिएबल है वहाँ पे नल होगा, तो वहाँ पे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा कि नहीं। तो इस हिसाब से हम अगर एक ही ऑब्जेक्ट अलाउ कर दें कि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो ये सिर्फ एक ही स्पेस, ये तो यही एक ही रहेगा। अब आप बार बार कॉल करोगे तो यहाँ पे एक बार वैल्यू असाइन हो गई, दोबारा हम उसमें कंडीशन लगा देंगे, अगर वैल्यू ऑलरेडी असाइंड है तो इसमें दोबारा असाइन ना हो, बस हो गया कि नहीं सिंगलटन। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। नंबर एक तरीके से फिर बता देते हैं, ये कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का ये उसका एक तरीके से सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ उसको सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट आइडिया प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है, आइडिया एक तरीके से प्रोवाइड करता है कि हाँ ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, इजी होगा और कोड मेंटेनेबल रहेगा, रियूजेबल रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। अब सिंगलटन का देखो बहुत सी जरूरत, ऐसी जरूरत पड़ती है कि मान लो कोई भी आपको बहुत सारा कोड अलग अलग जगह पे है, कोई भी एक डेटा आपको सेट करना है। कोई मान लो प्रॉपर्टी थी, क्लास मान लो कोई भी क्लास आपकी थी एक्स, जिसको आपने सिंगलटन बना रखा है। इसमें भी कोई प्रॉपर्टी थी वाई, है ना। इसमें वैल्यू तुमने किसी एक मॉड्यूल से कहीं पे भी, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, जहाँ से तुमने कुछ वैल्यू सेट कर दिया, मान लो 1, इसको किसी दूसरी जगह पे आपको 1 ही चाहिए उस वैल्यू को, ठीक है। आपको ऑफसेट हो रहा है कहीं से, हर जगह से चेंज भी हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो आपको एक बार ऑब्जेक्ट जो बनाया, इस ऑब्जेक्ट पे जो भी, इस ऑब्जेक्ट पे जो भी आपके पास डेटा है, वही डेटा, सेम डेटा आपको किसी दूसरी जगह चाहिए, किसी अदर रिक्वेस्ट के कॉल पे। तो आप अगर सिंगलटन क्लास है तो इसको डायरेक्टली कहीं पे भी यूज करोगे तो यहाँ पे वही वैल्यू मिल जाएगी आपको। इस प्रकार से कई जगह पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंगलटन, डायरेक्टली सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पे। हालांकि इसको रब नहीं करना चाहिए था, ठीक है कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड अच्छा है, इसलिए हर जगह मिटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब की बार ध्यान रखेंगे, हम स्कोर भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारा आता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, ठीक है। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, कोई भी क्लास आप बना रहे हो, हम क्लास किस लिए बनाते हैं, उसको यूज करने के लिए। कैसे यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, या फिर हम उसके इंस्टेंस, मोस्टली इंस्टेंस ही तो हम लोग क्रिएट करते हैं, या तो फिर इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद में क्या होगा कि हम उसको मेथड वो कैसे यूज करेंगे। स्टैटिक है तो क्लास के नेम के थ्रू हो जाएगा, बट इंस्टेंस तो हम लोग क्रिएट करके ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ नंबर एक तो क्या है, केवल एक सिंगल, क्या सिंगलटन का नाम ही इसीलिए है, सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, है ना। वी विल अलाउ द पर्टिकुलर क्लास टू क्रिएट ओनली 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम केवल उतनी ही परमिशन देंगे कि कितने बार भी वो क्लास जो कॉल हो, लेकिन इंस्टेंस केवल एक ही क्रिएट हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कल चलते हैं, एक क्लास क्रिएट किया हमने, मान लो नाम भी यही रख देते हैं, इस प्रकार से हमने सिंगलटन क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस क्लास का, ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट कितना क्रिएट होना चाहिए, केवल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पब्लिक है ना, वाइड नहीं, मेथड एक हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा वो मेथड क्या रिटर्न करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न मतलब इसी टाइप का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका टाइप क्या होगा, सिंगलटन होगा। ठीक है, गेट इंस्टेंस, ये हमने एक मेथड बना ली। ठीक है, इस प्रकार से अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेथड आपने कहीं से भी, मान लो आपका कोई मेन मेथड था, मेन मेथड मतलब क्लास, कोई भी क्लास होगी जिसके अंदर मेन मेथड है मान लो। ठीक है, यहाँ से आप इसको यूज करना चाहते हैं, किसको यूज करना चाहते हैं, इस क्लास को। ठीक है, तो अब कैसे यूज करोगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगलटन न्यू और फिर यहाँ पे सिंगलटन। ठीक, ऐसे करके क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर हमें ज़रूरत है, यहाँ पे हमें इंस्टेंस, यहाँ पे इंस्टेंस आपने खुद से क्रिएट कर लिया। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई और मेथड था कनेक्शन के लिए। ठीक है, इसको हम क्लोज अभी कर लें। मान लो हमारे पास कोई मेथड का जो हमें ज़रूरत था, ठीक है, पब्लिक कनेक्शन, ठीक है, डीबी कनेक्शन चाहिए था, कनेक्शन गेट ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से तो हम लोग यूज करते हैं। तो ये कनेक्शन को रिटर्न कर रहा होगा यहाँ से। ठीक है, ये इंस्टेंस को यहाँ से रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एस डॉट गेट ऐसे करके कॉल करोगे। अब यहाँ पे देखो, जितने ये जो मेथड है, मान लो ये मेथड कई हर रिक्वेस्ट में बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे इंस्टेंस बार बार क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हम इसको डिलीवर कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसी क्लास को, कि आप ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें दो। ठीक है, अगर हम क्रिएट करेंगे तो हम तो बार बार करेंगे, और हम यहाँ पे कोई कंडीशन लगाना नहीं चाहते हैं कि एक बार कोई ऑब्जेक्ट आया तो हम एक बार क्रिएट करें दोबारा ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, दूसरा अलग अलग टाइप का रीजन होता है। ठीक है, तो ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिलीगेट कर देते हैं, किसको, इस सिंगलटन क्लास को ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को दे देंगे कि हमें ये मेथड जो है यहाँ पे ये इंस्टेंस, ये क्लास जो है इंस्टेंस रिटर्न करके दे दे। तो इसके लिए सबसे पहले हम तरीका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं। मान लो नंबर एक, हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमारे पास ये एक सिंगलटन वेरिएबल था। ठीक, सिंगलटन वेरिएबल था जिसका नाम इंस्टेंस, ठीक, इंस्टेंस बराबर नल। अभी हमारे पास ये नल है। ठीक है, सिंगलटन टाइप का एक इंस्टेंस वेरिएबल है और वो हमारा नल अभी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना है, हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसको दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखा जाए, ये एक हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ से अगर हम कहें तो इस क्लास को, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डायरेक्टली इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें, ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके ही एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, हम इसको स्टैटिक बना दें। ठीक है, स्टैटिक बनाए, तो इसका मतलब है कि अब हम इसके क्लास जो है हमारा, इस सिंगलटन क्लास है, सिंगलटन क्लास है, डॉट करके इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस हो गया। तो लेकिन अभी ये क्या है, इसमें असाइन क्या है, नल असाइन है। तो अब यहाँ पे नल असाइन हो जाएगा, तो नल की जगह पे हम क्या करना चाहते हैं, देखो अगर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो जो हमने कोर जावा में पढ़ाया कि पैकेज के अंदर है या सेम क्लास में यूज कर रहे हो, तो वो अलग अलग रूल के तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं वो क्या कहते हैं, एक्सेसिबल। इन नंबर एक तो इंस्टेंस हमारा एक्सेसिबल है, वैसे अब हो सकता है वो अलग अलग पैकेज में तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि हाँ वो एक्सेसिबल है और उसको हम क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है,
वैसे हम ऑब्जेक्ट बना करके इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, और ये स्टैटिक चूंकि है तो हम क्लास के नाम से इस एक्सेस कर सकते हैं। और सेम क्लास में होता है तो फिर हमें कुछ भी नहीं, डायरेक्टली इंस्टेंस यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग रूल है, अभी हम उस तरीके से चल रहे हैं थोड़ा, ठीक है। बाय द वे आप सिंपली अगर सेम क्लास में ही है, ठीक है, तो आपको ये सब जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये है, हम लोग ये क्योंकि बाहर का पार्ट है इसलिए हम इसको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करें या तो फिर हम स्टैटिक मेंबर का यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो इसको असाइन कर देते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे नल की जगह पे न्यू सिंगलटन, ये। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक। वहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने क्या किया, इंस्टेंस को गेट कर लिया, हमारे पास ये जो है यहाँ पे मान लो एस, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टेंस आ गया यहाँ पे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा हमारे पास कि वही हो गया ना प्रॉब्लम, यहाँ पे नंबर एक तो यहाँ पे अभी हमने कोई भी सिंगल, ये जो क्लास है इसके अंदर जो वेरिएबल है कोई हमने सिंगलटन क्लास यहाँ पे इसको बनाया नहीं है, ठीक है। सिंगलटन क्लास हमने अभी बनाया नहीं, सिंपली क्या किया, इंस्टेंस को हमने एक्सेस कर लिया, जितने बार भी कॉल आएगी उतने बार हम इसको एक्सेस करेंगे, और ये क्या होगा, वेरिएबल हमारा बार बार क्लास एग्जीक्यूट होगी तो हमारा क्या होगा, एक क्या कहते हैं इसका, सिंगलटन नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या नहीं, लोड हो जाने के बाद में क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट इसमें भी क्रिएट हो ही सकते हैं, क्योंकि बार बार मल्टीपल क्लासेस के थ्रू, मल्टीपल रिक्वेस्ट के थ्रू एक साथ अगर आ जाता है कॉल तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो भी क्या होगा, एक तरीके से सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये तरीका भी सही नहीं है, ठीक। स्टार्ट से हम बेसिक से चलते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये इंस्टेंस नंबर एक हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है हम, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो केवल अलाउ करना है वन इंस्टेंस, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे जगह कम हो गई, हालांकि इसको हटाएं या इसको ही हटाते हैं। यहाँ पे हम एक क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, सिंगलटन, ये, ठीक। अब देखो, अगर चूंकि हम अब बाहर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाह रहे हैं कि हमारा कि यहाँ पे इसको बाहर से कोई इंस्टेंस इसका इस क्लास का क्रिएट कर सके, तो इसका मतलब ये अगर पब्लिक डिफॉल्ट भी रखेंगे तो भी बाहर से चला जाएगा, ठीक है, बाहर इसका स्कोप रह जाएगा। हम इस कंस्ट्रक्टर का स्कोप सिर्फ क्लास के अंदर रखेंगे, तभी बाहर से इसको कोई डायरेक्टली कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता, मतलब कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइवेट बना देंगे, ठीक है, प्राइवेट बना दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट पे हटा दो, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं था, बट मैं ऐसे ही दिखाना चाह रहा था हल्का सा कि ये भी करने के लिए क्या यहाँ पे आसानी करवाना है, वहाँ पे कोई अंतर तो पड़ता नहीं है, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो अब यहाँ से चलते, देखो ये हमारा क्या क्लास बनाया, इंस्टेंस हमने यहीं पे क्रिएट कर लिया। इसके बाद में हमारा जो एक मेथड था, अब इसको भी अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं जो भी था पब्लिक कनेक्शन, अरे यार कनेक्शन नहीं, गेट इंस्टेंस, ठीक, ये हमारा एक मेथड था, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इंस्टेंस तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, है ना, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम रिटर्न करवा सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली रिटर्न करवाएंगे, अब इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के हम बाहर से कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसको प्राइवेट बना रखा है, बाहर से ये एक्सेसिबल है ही नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो मेथड को कॉल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यही हो सकता है कि इसको भी हम स्टैटिक बनाए, जैसे कि हमने इसको स्टैटिक बनाया था ना, इसको भी स्टैटिक बनाते हैं, तभी हम इसको बाहर से एक्सेस कर पाएंगे, कैसे, क्लास के नेम के थ्रू, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते बाहर से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली स्टैटिक बनाते हैं, स्कोप अभी नहीं देते हैं, ठीक है। स्टैटिक बना दिया,
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टैटिक मेथड हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो स्टैटिक ही एक्सेसिबल हो रहेगी, इसके अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, ये हमारी किस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि मेथड इस स्टैटिक है तो ये जो है प्रॉपर्टी भी स्टैटिक ही होनी चाहिए। तो सिंगलटन टाइप का जो इंस्टेंस प्रॉपर्टी है या वेरिएबल है वो किस टाइप का है, ये स्टैटिक टाइप का है, ठीक है, स्टैटिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, बहुत से मैंने इंटरव्यू लिया है लोगों का, उन्हें पता ही नहीं रहता, वो कोड तो लिख देते हैं बट उन्हें पता ही नहीं रहता हम यहाँ पे स्टैटिक क्यों यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने इंस्टेंस को अगर हमने यहाँ पे स्टैटिक लिया है तो प्रॉपर्टी ये जो है स्टैटिक ही होना चाहिए। बहुत से लोग कोड का जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, रट्टा मार के आ जाते हैं लोग ना, तो उन्हें वो लिख तो देते हैं उल्टा सीधा करके किसी तरीके से, बट वो समझा नहीं पाते, फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, ये प्रॉब्लम रहता है। देखो ये एक तरीके से अब अगर देखा जाए तो आपका सिंगलटन एक तरीके से देखा जाए तो बन चुका है लगभग में, लेकिन इसमें बहुत सी अभी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ से आप कैसे एक्सेस करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास का नाम लिखोगे सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, इसके बाद ये देखो यहाँ पे अब क्या किया आपने, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको डिलीवर कर दिया या डिलीगेट कर दिया इस क्लास को कि आप ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, हमें नहीं फर्क पड़ता है कि आप कितने क्रिएट करते हो, हमें तो सिर्फ इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इसकी है इंस्टेंस को हैंडल करने की, कि एक क्रिएट करना है, दो क्रिएट करना है, और जो भी इशूज आते हैं उसको सॉल्व करना है, ये करेगा क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, इंस्टेंस चाहिए था, हमें वो इंस्टेंस मिल चुका है। अब यहाँ पे आते प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो नंबर एक, इस टाइप का जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टेंस असाइन करवा वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट असाइन कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई भी चेक नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, क्या नहीं लगाया हुआ, चेक नहीं लगाया हुआ कि हमारा क्या कहते हैं कि नंबर एक, तो देखो यहाँ पे सिंगल तो क्रिएट होगा, तो इस टाइप के हम तरीके इस वेरिएबल में डायरेक्टली जो असाइन करते हैं ना, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया साथ साथ में असाइनमेंट कर दे, ये हमारा एक तरीके से ईगर इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ईगर इनिशियलाइजेशन। जैसे ही क्लास लोड होगी एक बार ये इंस्टेंस पहली बार में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक बार इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, वो यहाँ पे हम लेजी इनिशियलाइजेशन टाइप का हम सोच रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, लेजी इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे तो हमने आपने नल डाल दिया, हम चाहते हैं रिक्वायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट पे हम लोग क्रिएट करें इसको, ठीक है, क्या करेंगे ऑन रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू अगर नल है, ठीक, क्योंकि पहली बार रिक्वेस्ट जब आएगी तो उसको तो नल ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नल मिलेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू सिंगलटन क्लास का नाम है ना, इस तरीके से तब आप ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट करोगे, और रिटर्न तो आपको करना ही करना है, ठीक है, क्या करना है, रिटर्न इंस्टेंस। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक तरीके लेजी इनिशियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे चेक, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज डायरेक्टली असाइनमेंट नहीं किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट नहीं किया। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि जब मेथड ये कॉल हो, जब रिक्वेस्ट आए, तब ये चेक करे कि पहली बार जब आएगा तो नल मिलेगा, मान लो, ठीक है, नल मिलेगा क्योंकि वहाँ पे नल था, फिर हम उसी वेरिएबल में, ये जो वेरिएबल है इसी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट तब असाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये लेजी टाइप का इनिशियलाइजेशन एक तरीके से, ठीक है, तब हम इसमें वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं। अब इंस्टेंस हमारा रिटर्न हो जाएगा, दोबारा रिक्वेस्ट फिर आएगी तो यहाँ पे तो वैल्यू मिलेगी, तो फिर बाद में दोबारा रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे
तरीके कितनी भी रिक्वेस्ट आती रहेंगी तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वही सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी मालूम है, अभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए फर्स्ट स्टेज का हमारा सिंगलटन जो है पैटर्न प्रॉपरली बन चुका है। ठीक है, क्योंकि क्लास हमारा सिंगलटन हो गया, स्टैटिक बना ही लिया, स्टैटिक यहाँ पे था। इस तरीके से हमारा एक तरीके बेसिक लेवल का सिंगलटन पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी इन्हेंसमेंट अगर हमें करना है तो पहले जब भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था तो ऐसे ही आप बना दोगे। ठीक है, इसके बाद में जब इन्हेंसमेंट करने की बात आए तब आपको उसको इन्हेंसमेंट करना है। ठीक है, देखो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो, मान लो कि रिक्वेस्ट एक पैरेलल रिक्वेस्ट दो आ गई, इसने जब भी ये मेथड दो क्लासेस के थ्रू मेथड कॉल हुआ, दो जगह से मेथड कॉल हुआ सेम टाइम पे। ठीक है, तो उसने भी चेक किया इंस्टेंस नल, वहाँ पे चेक किया इंस्टेंस नल, तो दोनों तरीके से इंस्टेंस क्या है, नल है, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो अपना अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है जो हम लोग यूज करते थे मल्टी थ्रेडिंग में। हम इस मेथड को सेक्वेंशियल कर देंगे कि जब भी मल्टीपल रिक्वेस्ट आते हैं तो एक रिक्वेस्ट जो एग्जीक्यूट हो जाएगी तभी दूसरी एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्यों यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर लेंगे और ये स्टैटिक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा मेथड कॉल हो रहा है, अगर एक साथ में दो जगह कॉल हो जाता है तो एक ही बंदा पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसको लॉक मिल जाए, लॉकिंग कंसेप्ट की तरह एक को लॉक मिल जाएगा, वो होल्ड कर लेगा लॉक को, वो जब तक नहीं देगा जब तक वो रिक्वेस्ट उसकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब वो लॉक दूसरे को देगा। ठीक है, तब दूसरा मेथड जो है दूसरी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, तो उसको तो वहाँ पे फिर नल की जगह ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो एक तो ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आ रहा कि आपने क्या किया, पूरे मेथड को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, पूरे मेथड को ब्लॉक कर दिया। इससे अच्छा था कि आप यहाँ जब देखो, जब भी हम ज़्यादा बहुत सारा अगर हमारे पास कोड है तो हम छोटे से छोटा ब्लॉक पे हम लोग कोड सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरे कोड को हम सिंक्रोनाइज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज यूज करने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक लेवल यूज करते हैं, स्टैटिक। दे यार, ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन करते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली, अब हमें फिर इसको हटाना पड़ेगा। सिस्टम में करने से यही फायदा होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक, देखो ब्लॉक हम पहले अगर ब्लॉक की बात करें, ठीक, और यहाँ पे हमारा इफ कंडीशन तो लगा ही है, इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, तो आप इंस्टेंस में न्यू इंस्टेंस आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न तो आपको करना ही करना है, फिर अभी एक बार मिटाना पड़ेगा हमको, समझे। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि हमारा स्टैटिक टाइप का है, स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड में लॉक जो होता है, इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड दोनों में अलग अलग टाइप का लॉक होता है। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड में लॉक जो हम लेते हैं वो किस लेवल का लेते हैं, क्लास लेवल का लॉक होता है। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा इसको कि किस टाइप का लॉक चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास लेवल लॉक है, तो सिंगलटन जो है ये इसका क्लास दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके का हम लॉकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और तरीके पूछते हैं कि आपको डबल लॉकिंग कंसेप्ट आता है कि नहीं आता, तो डबल लॉकिंग में भी यही होता है कि आपने क्या किया
देखो लॉक यहाँ पे कर दिया, बट हो सकता है तो आपके पास इंस्टेंस ऑलरेडी है इंस्टेंस ऑलरेडी है, बट फिर भी आपने इसको क्या कर लिया, ऑलरेडी से बिना चेक करे आपने क्या किया, इसको लॉक कर दिया यहाँ पे पूरा कोड। जबकि आप अगर चाहते तो यहाँ पे पहले ही कंडीशन चेक कर लेते, इसके बाद में लॉक होल्ड करते, क्योंकि लॉक होल्ड और रिलीज करने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पूरा को पहले से ही लॉक करने की बजाय आप क्या करोगे, पहले एक कंडीशन पहले चेक कर लो, इसके बाद में लॉक लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना था, एक सिंपली इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू अगर नल है, ठीक, अगर इंस्टेंस इज इक्वल टू नल है तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक। अदरवाइज यहाँ पे हम लॉक होल्ड करें फिर रिलीज करें, ये सब करने की बजाय आप डायरेक्टली क्या करोगे, अगर इंस्टेंस बराबर नल है तभी इस काम को करो, अदरवाइज हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टेंस में वैल्यू होल्ड ऑब्जेक्ट होल्ड होगा, उसको डायरेक्टली रिटर्न करवा दो। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जो लॉग जो हम ले रहे हैं पहले गेट करेंगे लॉग फिर रिलीज करेंगे लॉग, उसमें लगता है टाइम, तो वो भी टाइम हम लोग सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी भी हमारा अगर देखा जाए तो हमारा सिंगलटन क्लास कंप्लीटली बन चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर मान लो हम क्लोनिंग आई थिंक अभी नहीं पढ़ाया है, मुझे याद नहीं है, बट क्लोनिंग में क्या होता है कि अगर मान लो ये क्लास है हमारी, ठीक है, इसकी कोई सुपर क्लास होती, मान लो XYZ कोई एक सुपर क्लास है, ठीक, कोई क्लास है, मान लो अभी तो सुपर क्लास नहीं है, मान लो कोई एक क्लास है, ये क्लास जो है इस क्लास को एक्सटेंड करती है, ठीक है, ये क्लास मान लो किसी तरीके से यहाँ पे स्टैंड लगा होता है, ठीक है, और XYZ ये क्लास इस क्लास को स्टैंड कर देती है। ये क्लास एक्चुअली चूंकि आप बना रहे हो तो आप जानबूझ के यहाँ पे क्लोनेबल टाइप का यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हम क्लास बना रहे हैं सिंगलटन टाइप की, बट आप दूसरी जो कोई बंदा क्लास बनाया हुआ है, बट दूसरे ने बनाया वो उसको थोड़ी ना आप बताने जाओगे कि इसको आप क्लोनेबल बनाना या नहीं बनाना, ठीक है। बाई चांस उसने अपनी जरूरत के अनुसार क्लोनेबल बना रखा है और आपने उसकी क्लास को कहीं ना कहीं यूज किया हुआ यहाँ पे, क्योंकि इंस्टेंस रिटर्न करवा रहे हो, कहीं कुछ रिटर्न, क्योंकि यह क्लास जो सिंगलटन होगी केवल इतना ही नहीं होगा कि इंस्टेंस रिटर्न कर रहा हो, इसके साथ साथ में और भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही आपने इसको क्लास बनाया है ना, तो यहाँ पे और भी डेटा मेंबर्स होंगे ना, यहाँ पे डेटा मेंबर्स होंगे, तो उन डेटा मेंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए बनाने के लिए आपको कोई ना कोई और वैल्यू की आवश्यकता हो रही हो, मेथड कॉल की आवश्यकता हो रही है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये क्लास क्लोनेबल है तो ये क्लास ने अगर एक्सटेंड कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्लोनेबल बन जाती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, एक अपनी मर्जी से ही एक मेथड पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन जो मेथड होता है ना, इसको ओवरराइड कर दोगे, ठीक, और यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे थ्रो कर दो, ठीक, न्यू क्या करोगे, न्यू क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, कोई भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, मुझे अगर वैसे तो मुझे यही लगता है कि ऐसी यही कुछ नाम होगा, बट आप देख के इस तरीके से एक्सेप्शन कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर दोगे, बट आपको ये एक्सेप्शन थ्रो करोगे जिससे पता चल जाएगा, जो जिसके पास एक्सेप्शन आएगा, जिसने भी ये कॉल किया होगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इस तरीके से क्लोन के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है तो, क्योंकि क्लोन किसी भी इंस्टेंस का आप क्लोन कर दोगे तो भी तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसका मेमोरी में दूसरा स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो नया स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएगा, नया मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाएगा इंस्टेंस की, ठीक है, अगर आप एक्सेप्शन थ्रो कर दोगे। अगर जो जानबूझ के कोई करता भी है गलती से तो वहाँ पे एक्सेप्शन चलाएगी तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे क्लोन सपोर्ट नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। तीसरा और एक होता है कि जब भी आप फाइल मान लो सेव डेटा को फाइल में डाल रहे हो, ठीक है, वहां से मतलब सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर रहे हो, तो उस केस में डीसीरियलाइजेशन जब भी होता है, ठीक है, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, क्या होता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उस केस में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे कि सीरियलाइजेशन के बेसिस टाइम पे भी अगर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, उसके लिए भी आप एक मेथड बनाओगे पब्लिक यहाँ पे शायद ऑब्जेक्ट ही होगा रिटर्न टाइप, बट देख लेना कोई दिक्कत नहीं है,
मेथड का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट रीड रिजॉल्व करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देना। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो आपके पास में है। ठीक, सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देना। तो इससे क्या होगा कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, जो भी ऑलरेडी आपके पास होगा वही ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपको देखा जाए और छोटा गर्म करके, इस प्रकार से आप सिंगलटन क्लास बना सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइप की सिंगलटन क्लास है। आप देखो सिंगलटन, डबल टन, ट्रिपल टन, 4 टन ऐसे करके भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी आप कैसे हैंडल कर सकते हो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कि हम अगर अलाउ कोई भी अब कभी और इंटरव्यू पूछा जाता है कि आप डबल टन क्लास बना के दिखा दो, जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं 2 ऑब्जेक्ट अलाउ करे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, या आपसे कहा जाए कि ओनली 3 ऑब्जेक्ट ही अलाउ करे क्रिएट करने का, 3 से ज़्यादा ना क्रिएट हो। ठीक, मैक्सिमम 3 तक क्रिएट हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन हम एक चीज़ हम इसमें वेरीफाई करना चाह रहे हैं, रीड रिजॉल्व मेथड जो रिटर्न टाइप क्या होता है। हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, और आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम फिर से कंटिन्यूअसली बिना किसी गैप के डेली लेक्चर लाते रहेंगे। ठीक है, 1 या 2 जो भी है, कितना भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और इसको ख़त्म कर देंगे, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डीएस हमारा तो हमेशा ही चलता रहेगा, वो तो ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, और कोर जावा भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा हम लोग कलेक्शन पढ़ रहे थे, कलेक्शन के बाद में कोर जावा लगभग ख़त्म ही हो जाता है। फिर इसके बाद में स्टैंडर्ड वर्जन है जो भी, वो हम लोग पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। थैंक यू गाइज, बाय।